नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। आज सावन का पहला दिन है। श्रावण यानी सावन का पहला दिन। ये महीना शिव जी को समर्पित होता है, शिव की पूजा होती है। शांति का महीना, बारिश का महीना, प्रगति का महीना। ये महीना एक सुंदर सा महीना माना जाता है हर जगह। लेकिन जिस तरह से कांवड़ियों ने सड़क पर लगातार हिंसात्मक कार्रवाइयां की हैं, जिसको हुड़दंग और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, उससे इतना तो साफ हो गया है कि ये लोग चाहे कुछ भी हों, भक्त नहीं हैं। अगर भगवान शिव के ये भक्त वाकई होते तो भगवान शिव से कुछ सीखते कि भगवान शिव जो हैं वो विनाश के देवता कहे जरूर जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सबसे ज्यादा जो पद्दलित लोग हुए हैं उनके साथ खड़े रहे हैं। भगवान शिव से शांति भी सीखते, भगवान शिव से बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन यह सब इन्हें नहीं सीखना है। इन्हें सड़क पर आकर लगातार गुंडागर्दी करना है। और दुखद बात यह है कि पुलिस को भी जिस तरह से इस पर काबू करना चाहिए, वैसे ये काबू नहीं कर पा रहे हैं। कल एक होटल का वीडियो वायरल हो रहा था, जिस होटल में ये लोग खाना खाने गए थे और इनको पता चला कि खाने में लहसुन और प्याज है। मतलब अभी तक तो मुसलमानों से दिक्कत थी, मुसलमानों के होटलों का मालिक होने से दिक्कत थी, मीट मछली से दिक्कत थी, अब लहसुन प्याज से भी दिक्कत हो गई। और उस होटल को इतनी बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा गया। उसकी जो मालिक थी, एक महिला थी, वो उनके आंख भर आई थी जब वो बता रही थी कि इस होटल को कैसे उन्होंने स्क्रैच से, जीरो से खड़ा किया था, और अब जिस तरह की टूट फूट हो गई है, उनको सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। आप बताइए, एक महिला को, और मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हिंदू महिला कह लीजिए, हालांकि किसी भी धर्म की वो होती तो इतना ही महत्व होता, उसको, उसके होटल को इतना ज्यादा परेशान करके, तोड़ फोड़ करके, दुख देकर कौन सी भक्ति सिद्ध होती है? कौन से देवता होंगे जो इस तरह की हरकत पर खुश होंगे? और ये इकलौती घटना नहीं है। मुजफ्फरपुर में शिव चौक पर कांवड़ियों ने जबरदस्त हंगामा किया है। दिल्ली के एक कांवड़िया थे जिनकी कांवड़ जो है किसी बाइक से टकरा गई। अब इतनी भीड़ भाड़ सड़कों पर होती है, कोई बाइक निकाल रहा होगा, जरा सी लग गई। ये होने के बाद कांवड़िए नाराज हो गए, बीच सड़क पर हंगामा कर दिया, बाइक में तोड़फोड़ की, राहगीर जो रास्ते चलते लोग थे उनके साथ मारपीट हुई। पुलिस के पास सूचना पहुंची तो पुलिस आई, किसी तरह से नियंत्रण किया गया, भीड़ को शांत कराया गया। खबर यह आई है कि जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पता नहीं बाइक वाले पे किया गया है या फिर जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उन पर किया गया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि बताइए, ये किस तरह की भक्ति है? उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 3 जगहों पर कांवड़ियों ने वाहनों के साथ तोड़फोड़ की। पहली जो घटना है वो एक कॉलेज के पास की है, जहां कांवड़िए को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। उसके बाद साथियों ने हंगामा कर दिया। और इस तरह की घटनाएं जो हैं 2 और जगहों पर होती हैं, जिसमें से एक पतंजलि योग पीठ के पास की है। वहां कांवड़ियों ने एक वाहन पर आरोप लगाया कि उनका जो कांवड़ है वो छू गया और इसलिए खंडित हो गया। बहुत देर तक तमाशा चलता रहा, सड़कें जाम पड़ी रहीं। ऐसे ही तीसरी एक घटना जो हुई है वो रुड़की के बिरला गांव के पास हुई है, जहां स्कॉर्पियो पर यही आरोप है। स्कॉर्पियो में जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ मारपीट हुई और स्कॉर्पियो को तोड़ फोड़ दिया गया। इसके पहले हमने देखा था हरिद्वार में एक साहब अपनी कार से अपने परिवार के साथ जा रहे थे, उसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, वहां पर भी मारपीट हुई। हरिद्वार मुरादाबाद मार्ग पर स्थिति यह है कि जो शराब की दुकानें हैं उनको तिरपाल से ढक दिया गया है। मेरठ का जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली से जुड़ता है, उसके 5 दिनों तक बंद रहने की घोषणा की गई है। ये 19 जुलाई से शायद 5 दिन तक ये बंद रहेगा। इस पर मैंने बहुत विस्तार से वीडियो किया था। आप याद कीजिए कि यही उत्तर प्रदेश है, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यही देश है जब ईद के दिन कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते थे और उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि ऐसा होने से यातायात में बाधा हो जाएगी। लेकिन कांवड़ यात्रा जब से निकल रही है, यातायात की चिंता ऐसा लगता है कि हमारे सरकारों की दूर हो गई है। उनको बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यातायात इससे कितना जाम होगा, कितना परेशानी होगी। आप सोचिए, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे है, रोज हजारों गाड़ियां जाती हैं और आती हैं। ऐसी एक्सप्रेसवे अगर 5 दिन बंद रहेगी तो अल्टरनेटिव रास्तों से जाना पड़ेगा। उन रास्तों पर कितना जाम लगेगा, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी होगी, इसको बस जरा सोच कर देखिए। 10 मिनट की नमाज से
सड़क जाम हो रही थी, लेकिन 5 दिन और ये कांवड़ यात्रा तो महीने भर की है, तो इस एक महीने में चाहे कुछ भी होगा, सड़क के जाम की समस्या नहीं रहेगी। सड़क के जाम पर कोई बात ही नहीं करेगा। कोई नहीं कहेगा कि धर्म का मामला अपने घर में रखिए, अपने मंदिर में रखिए, अपने मस्जिद में रखिए, और उसके बाद सिर्फ यात्रा हो तो चलो फिर भी ठीक है। लगातार हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि ये यात्राएं निकलती हैं और उसके बाद इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं। मैं यूपी सरकार और बाकी सब सरकारों से अपील करूंगा कि प्लीज नागरिकों की रक्षा कीजिए। यात्राएं निकलती हैं, उनके रास्ते ऐसे बनाइए, सीमांकन ऐसे कीजिए कि जिन रास्तों से वो जाएं उन पर गाड़ियां, उन पर कारें वगैरह ना जा सकें, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की मारपीट ना हो, जनता को इस तरह की परेशानी ना हो। जनता से भी मेरी अपील है कि थोड़ा दूर दूर रहें, थोड़ा बचें, क्योंकि इस समय अगर आप उस भीड़ में फंस गए और कोई इस तरह की घटना हो गई तो बचाने कोई नहीं आएगा। इसके अलावा भी देश में बहुत सारी खबरें हैं। जिस तरह से मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का सवाल उठाया है, ऐसा लगता है कि मोदी जी के ऊपर उनका हमला है। उसकी डिटेल्स और इसके अलावा कुछ और डिटेल्स लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। एमपी में 1 घंटे के कार्यक्रम में अफसर 13 किलो ड्राई फ्रूट खा गए, बिल बैठा 19,000 रुपए। शहडोल जिले के भदवाही गांव में जल संरक्षण अभियान के दौरान अफसरों की बैठक हुई थी। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के घर पर दूसरे दिन चला बुलडोजर। एटीएस सूत्रों के अनुसार बाबा के खातों में 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ था। बीजेपी ने स्वीकारा विधायक टी राजा सिंह का इस्तीफा। भाजपा अध्यक्ष ने राजा सिंह द्वारा लगाए आरोपों को खारिज करते हुए कहा, आपके द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं है। अजीत डोभाल ने कहा, एक फोटो दिखाइए जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को नुकसान हुआ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का गड्ढा प्रदर्शन वायरल। बनारस में सड़क पर बने गड्ढे में उतरे अजय राय। वीडियो शेयर कर कहा, मोदी योगी अब मीडिया पर ही विकास का गाना गाते हैं। राधिका मर्डर केस में म्यूजिक वीडियो बना हत्या की वजह। जिशान अहमद द्वारा प्रोड्यूस वीडियो में राधिका के नजर आने से पिता गुस्से में थे। हरिद्वार में कांवड़ियों का हंगामा, बाद में मांगी माफी। बहाराबाद इलाके में कार से हल्की टक्कर के बाद कांवड़ियों ने की थी तोड़फोड़। पुलिस ने 3 कांवड़ियों को हिरासत में लिया। सभी ने घटना के लिए माफी मांगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस में 9 लोगों की पहचान पूछकर मारा गया। ये घटना क्वेटा से लाहौर जा रही बस में हुई। झांसी में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार। यूपी पुलिस के दरोगा को एक मुकदमे में धारा बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगते पकड़ा गया। मुंबई में इंस्पेक्शन के दौरान धंसी सड़क, बड़ा हादसा टला। एक ट्रक से सड़क धंसने से इंजीनियर समेत कई लोगों की बाल बाल बची जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। रिटायरमेंट को लेकर क्या बोले मोहन भागवत। 2024 के चुनावों के बाद से संघ और बीजेपी की दूरियों को लेकर कई बातें की जा रही थी। कई बार कई मंचों से मोहन भागवत और आरएसएस के कई बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो बीजेपी से उनकी नाराजगी को जोड़कर देखे गए। वहीं अब फिर एक बार मोहन भागवत का एक और बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर एक बयान दिया है। आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित पुस्तक मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसोर्सेज के विमोचन के दौरान भागवत ने कहा कि मोरोपंत जी कहते थे कि 75 साल के बाद समझ लो कि अब रुक जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब दूसरों को काम करने दो। भागवत का यह बयान तुरंत राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि 75 साल में रिटायरमेंट का मुद्दा बीजेपी और आरएसएस के लिए हमेशा से संवेदनशील रहा है। माना जाता है कि बीजेपी में पिछले कुछ सालों से 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद नेताओं की सक्रिय राजनीति से हटने का एक अलिखित नियम रहा है। इस नियम को पहले भी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं पर लागू किया जा चुका है। अब यह नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मोहन भागवत के संदर्भ में चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि दोनों इसी साल सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। यह माना जाता है कि इसी नियम के तहत बीजेपी के अनुभवी नेताओं जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को सक्रिय राजनीति से
हटा दिया गया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी और जोशी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाया गया। कई लोग इसे एक तरह का औपचारिक रिटायरमेंट मानते हैं, जहां नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपा जाता है। और इस बयान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या ये बात उन्होंने अपने लिए कही या फिर इसका इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत दोनों की उम्र 74 साल है और इसी साल में वो 75 साल अपने पूरे करने वाले हैं। और इस बयान के बाद ये भी अंदाजा लगाया गया कि क्या ये बयान बीजेपी और आरएसएस से जुड़े सभी वरिष्ठ नेताओं के लिए एक संदेश है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये बयान बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की नई बहस को भी जन्म देगा या ये आरएसएस की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का अवसर देने का संकेत है। बिजली की समस्या सुन जय श्री राम का नारा क्यों लगाने लगे बीजेपी नेता। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जौनपुर जा रहे थे और रास्ते में सूरापुर कस्बे के परेशान व्यापारियों ने उन्हें रोककर अपनी शिकायत बताई। व्यापारियों ने अपनी परेशानी नेताजी को बताई कि उन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे उनका जीना मुहाल हो गया है। एसडीओ ने तो बाकायदा बोर्ड लगाकर रखा है कि बिजली सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही आएगी। ये कोई शिकायत नहीं थी, ये तो जनता अपना दर्द बता रही थी। और मंत्री जी ने क्या किया, उनकी आंखों में धूल झोंक दी। शिकायतों का जवाब देने के बजाय उन्होंने बेशर्मी से व्यापारियों को नजरअंदाज कर दिया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और क्यों ना फैले, ये जनता की आवाज का एक प्रकार से अपमान है। बाद में मंत्री जी ने अपनी गलती मानने के बजाय पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ दिया और पोस्ट कर लिखा, पहले बिजली कभी आती थी तो खबर बनती थी और अब 24 घंटे में कभी कभी जाती है तो खबर बनती है। ये कैसा शासन है। जब जनता परेशान है तो मंत्री जी नारे लगा रहे हैं। ये सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है, बल्कि ये सत्ता का उनका घमंड दिखाता है और किस तरीके से जनता के वोट पर जीतने वाले नेता जब काम की बारी आती है तो किस तरीके से वो मुकर जाते हैं, ये वो भी साफ दर्शा रहा है। एमपी में 1 घंटे में किसने खाए 14 किलो ड्राई फ्रूट्स। मध्य प्रदेश का शहडोल जिला इन दिनों घोटाले के दलदल में फंसता नजर आ रहा है। पहले स्कूल के पुताई में ऑयल पेंट घोटाला सामने आया और अब तो लगता है सरकारी अफसरों की भूख भी ड्राई फ्रूट्स पर जाकर टिक गई है, और वो भी जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर। जी हाँ, आपने सही सुना, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हुए सिर्फ 1 घंटे के कार्यक्रम में 14 किलो ड्राई फ्रूट्स और 6 लीटर दूध में 5 किलो शक्कर घोलकर शाही चाय पी जाने का जो कारनामा सामने आया, उसे सुनकर आपका भी माथा चकरा जाएगा। ये महान कार्यक्रम 25 मई को आयोजित हुआ था, जिसमें जिले के कई बड़े बड़े अधिकारी शिरकत फरमाए थे। भदवाही ग्राम पंचायत ने भी अपने माननीय मेहमानों के स्वागत सत्कार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। टेंट, भोजन, चाय, नाश्ता सब कुछ शानदार था। लेकिन अब इसी कार्यक्रम का गुप्त बिल सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। इस वायरल बिल के अनुसार अफसरों के शाही आवभगत में 5 किलो काजू, 3 किलो किशमिश, 5 किलो बादाम, 5 किलो शक्कर, 6 किलो दूध, नमकीन बिस्किट के नाम पर 19,010 रुपए का बिल बनवाकर भुगतान भी करवाया गया। और जरा सोचिए, 1 घंटे की चाय पार्टी में 14 किलो सूखे मेवे और 6 किलो दूध में 5 किलो शक्कर। वारे सरकार, सोचिए, जब एक तरफ देश के गांव में कुएं, तालाब और नाले सूखे पड़े हैं, लेकिन सरकारी चौपालों में अधिकारियों की मेज पर काजू, बादाम, दूध, घी और नमकीन की बारिश हो रही है। जल संरक्षण देने का संदेश देने के बजाय ये चौपाल अफसरों की शाही दावत नहीं तो और क्या है। पंचायत रजिस्टर में दर्ज खरीदारी किसी शादी ब्याह की दावत से कम नहीं लगी, जिसमें साफ है कि अभियान का फोकस जागरूकता फैलाने से ज्यादा सरकारी पैसों को पानी की तरह बहाने पर रहा। यह स्थिति सवाल खड़े करती है कि क्या वास्तव में लोग जल संरक्षण के प्रति जागरूक हुए थे या अभियान केवल सिर्फ सरकारी दिखावा बनकर रह गया। जिस तरीके से और अन्य कई अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम होता नहीं दिखता। वहीं जब गांव में पानी की वास्तविक कमी है तो ऐसे में महंगी दावतों पर खर्च क्यों किया गया और सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया। जब इस ड्राई फ्रूट्स घोटाले पर प्रभारी जिला पंचायत सीईओ मुद्रिका सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी जवाब गोलमोल दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है और काजू किशमिश का बिल लगाया है तो निश्चित रूप से वहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ था और हम भी उसमें शामिल हुए थे। ग्रामीण जन भी थे और उन्होंने खाने के लिए चाय नाश्ते की
व्यवस्था की थी, लेकिन ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगा है, ये चीजें हमारे अभी संज्ञान में नहीं है और इस तरह के बिल के बारे में जानकारी के लिए जांच की जाएगी। अब देखना यह है कि जांच क्या रंग लाती है, या फिर ये शाही घोटाले भी पुराने ऑयल पेंट घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। संविधान बचाओ रैली में क्या बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने उड़ीसा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उड़ीसा में हर दिन 15 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और सरकार सिर्फ जनता का खून चूसने में लगी है और जमीनें छीनने में लगी है। उन्होंने अडानी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अडानी ही उड़ीसा की सरकार चलाते हैं और वही नरेंद्र मोदी को नियंत्रित भी करते हैं। जगन्नाथ यात्रा का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी और उनके परिवार के साथ रथ रोके जाते हैं, और जिससे ये साफ होता है कि उड़ीसा सरकार नहीं बल्कि 5 अरबपतियों की सरकार है, जिसका लक्ष्य लोगों की जमीन, जंगल और भविष्य छीनना है। इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बिहार चुनाव में भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कल वो बिहार में थी और वहां महाराष्ट्र की तरह चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के अनुसार चुनाव आयोग बीजेपी के एक शाखा की तरह काम कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहा। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन थे और कहां से आए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची और वीडियोग्राफी मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराई। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी ही चोरी करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा कि वो चुनाव आयोग और भाजपा को बिहार चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।